सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम अध्याय 1 के विज्ञान के 10वीं क्लास के अध्याय 1 के अभ्यास प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पृष्ठ संख्याओं के जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम अभ्यास का प्रश्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें एक अभिक्रिया दिया हुआ है और उससे सत्य असत्य के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ये बताना है। तो पहला जो प्रश्न है 2PbO आपका लीड ऑक्साइड है और कार्बन है। लीड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करने के बाद लीड अलग हो रहा है और बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी स्थिति में इसका जो पहला ए नंबर में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है अर्थात इसके साथ अभी ऑक्सीजन था और इसके साथ अब ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है। जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो वो अपचयन ही होगा, अर्थात एक कथन जो है ये कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पर लीड का ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या घट रही है, इसलिए अपचयन हो रहा है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को उपचयित होने की बात कर रहा है। उपचयित कार्बन होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। उपचयित की जब हम बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे तो हम अभिकारक के तत्वों के बारे में बात करेंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो अगर इधर से अगर कोई अभिक्रिया होती तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया का दिशा इस दिशा से इस दिशा की तरफ होता और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन बन गया होता तो ऑक्सीजन इससे घट गया होता और ऑक्सीजन घटने के बाद उसका अपचयन हो गया होता। लेकिन अभिक्रिया की दिशा है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसका उपचयन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। अगर आपका बी ऑप्शन में ऐसे भी रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है तो इसको सही सत्य कथन माना जाता। अगर भाषा का फॉल्ट भी हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है तो ऐसा कहना सत्य होता कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को जोड़ करके उपचयित हो रहा है। लेकिन सीधे सीधे लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका अभिकारक का पार्ट है ही नहीं, इसलिए इसको हम ऐसा नहीं मान सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, इसलिए इस कथन को हम असत्य लिखेंगे। तीसरा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, जैसे बताएं कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है और ये बना रहा है, तो ये हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा है कि लीड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लीड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। पहला ऑप्शन ही था कि सीसा अपचयित हो रहा है। एक मिनट, इसमें लीड ऑक्साइड है ना कि सीसा है। पहला जो कथन है उसमें बोल रहा है कि लीड अपचयित हो रहा है, मतलब कि सीसा अपचयित हो रहा है, और यहाँ पर अभिकारक में आपका है लीड ऑक्साइड। जो चौथा नंबर में दिया हुआ है कि लीड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, एक कथन सत्य है। जो चौथा है डी है कि लीड ऑक्साइड अपचयित हो रहा था, बिल्कुल सही है कि लीड ऑक्साइड पहले ऑक्सीजन में था इसका और ऑक्सीजन अब नहीं है तो इसका अपचयन हो गया। लेकिन ये अभिक्रिया फिर से वही है कि सीसा अपचयित हो रहा है, अर्थात सीसा तो यहाँ कहीं है नहीं, सीसा सिर्फ यहाँ है। ये अभिक्रिया इधर से अगर इस डायरेक्शन में हम देखें तो कह सकते हैं कि सीसा जो है वो उपचयित हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ लिख रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। इस कथन को हम असत्य मानेंगे क्योंकि अभिकारक में सीसा की स्थिति है नहीं। अब देखिए आंसर किस आधार पे दिया हुआ है, आपको सारी समझ है कि अगर सीसा यहाँ है, सीसा में ऑक्सीजन जुटा तो उपचयन हो गया, लेकिन हमारा रिएक्शन इधर से इधर चल रहा है, इसके आधार पर हम कह रहे हैं अगर आप इधर से भी रिवर्सिबल रिएक्शन मानकर चले, अगर आप रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को मानकर चलेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों कथन कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में कि अभिक्रिया इधर से इधर भी हो रहा है, इधर से इधर भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके सारे कथन हैं उन पर अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन 10वीं कक्षा में इसका स्तर ऐसा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अभिक्रिया को यूनि डायरेक्शन मानेंगे, एक ही डायरेक्शन में मानेंगे, उसके आधार पर हम ये सब चीजें लिख रहे हैं। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। दूसरा प्रश्न जो है वो है कि Fe2O3 है, Fe2O3 है, फिर है 2Al, ये आपका बन रहा है Al2O3 और है 2Fe। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है कि आयरन जो है वो एल्युमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है। एल्युमिनियम जो है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऐसी स्थिति में एल्युमिनियम जो है आयरन ऑक्साइड से आयरन को हटा करके अपना ऑक्साइड बना रहा है और आयरन को अलग कर रहा है। तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके अपना यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशानी है। लौह चूर्ण है, लोहे का चूर्ण है, अर्थात धातु है। धातु जब आपका अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा,
आपका लौह चूर्ण है और HCl, तो HCl से विक्रिया करेगा तो बोलता है कि पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाएगा। दूसरा बोलता है कि क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तीसरा बोलता है कि विक्रिया ही नहीं होगा। डी बोलता है कि आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो कोई भी धातु किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अपना क्लोराइड बनाता है और उस क्लोराइड का जो आयन होगा, अम्ल में जो आयन होगा वो अलग आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आयरन है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एक स्थिति ये दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनाता है, ये है। तो आप एक बार इसमें अभिक्रियाशीलता को चेक कर सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब हाइड्रोजन है और आयरन है तो हाइड्रोजन आयरन को ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन जो है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आयरन से अधिक है। तो ऐसी स्थिति को हम मानकर चले। अगर इसमें अब अलग बात है कि हम अलग से एनर्जी का स्रोत हम इसमें सप्लाई करेंगे तो अभिक्रिया हो सकता है अभिक्रिया हो सकता है ऐसी स्थिति में भी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो, जब हम एनर्जी सोर्स अलग से सप्लाई करें। लेकिन इन जनरल सामान्यतः क्या है कि हाइड्रोजन जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आयरन से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में आयरन जो है वो हाइड्रोजन को वहाँ से विस्थापित नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगा। और यदि हम आयरन को किसी तीसरे पदार्थ की उपस्थिति में अगर हम करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया हो सकता है और फिर आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन हम सामान्य मानकर चले तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन की जो नेगेटिविटी है वो आयरन से अधिक है, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होते, ऐसा हम सामान्यतः मान के चलते हैं। लेकिन किसी एनर्जी स्रोत को यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर हम हीट दें या कोई और माध्यम करें तो ऐसे माध्यम में अभिक्रिया संभव है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। चौथा क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ऐसा समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो विकारक में और उत्पाद में। और इस पर हम अच्छा डिस्कशन किए हैं, संदर्भ में लिखाए भी हैं क्या है, उदाहरण के साथ भी है। तो इस प्रश्न को आप वहां से देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। और हम लोग बहुत बात कर चुके हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हीट एंड ट्रायल है, आपको नंबर्स लिखने हैं, अणुओं की संख्या बदलनी है और चेक करना है कि परमाणु की संख्या बराबर होती है या नहीं है। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करने के बाद NH3 बनाता है। तो NH3 बनाता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन की संख्या अगर हम 2 कर देते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हम 3 कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो है पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है। नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। आपका दूसरा है, पांचवा का ए है, ये पांचवा का बी है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल अवशोषण। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसका वायु में दहन, तो वायु में जब भी दहन की बात आएगी तो हम सीधे सीधे ऑक्सीजन मानेंगे और ये बनता है जल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल बन रहा है H2O बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है SO2 बन रहा है। अब सल्फर डाइऑक्साइड दिया है तो SO2 ही लिखेंगे, जैसे सल्फर ऑक्साइड में SO3 भी आता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप देखिए हाइड्रोजन इधर भी 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, अर्थात ये समीकरण जो है पूरी तरीके से संतुलित है। आप एक बार देख सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा समीकरण जो संतुलित नहीं है और आगे बढ़ जा रहे हैं तो आप उसको संतुलित करने का टास्क समझें और उसको आगे बढ़ें। अगर ऐसा नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तीसरा है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो ये प्रश्न जो है हम पृष्ठ संख्या में हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये सेम ही प्रश्न था, सेम समीकरण था, तो इसको आप वहां से देखेंगे। अगला है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। डी नंबर, पोटेशियम धातु है वो जल से अभिक्रिया करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए पोटेशियम दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है। अगर यहाँ पर ऑप्शन की संख्या 1 है, ऑप्शन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन बराबर करना है तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की संख्या 2 से बढ़ा देते हैं
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर भी हम 2 कर देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, ऑक्सीजन 2 हो गया है, ऑक्सीजन 2 हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी तरीके से संतुलित हो गया है। तो आपका प्रश्न 5 था। अब प्रश्न 6 है। 6 में भी फिर से समीकरण को संतुलित करना है। तो इसमें यह है कि इसमें आपको सूत्र के साथ दिया हुआ है, शब्द में नहीं लिखा हुआ है, दिया हुआ है। पहला है कि HNO3 जो है, HNO3 जो है वो CaOH2 से विक्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल है ए, और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ए बनाता है CaNO3 और बनाता है H2O। तो अब देख लीजिए, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। नाइट्रेट का आयन, जब भी आयन की बात करें तो हम आयनों को संतुलित करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आयन यहाँ 2 है नाइट्रेट का, यहाँ पर नाइट्रेट का आयन 2 है, यहाँ पर हम 2 से बढ़ा दिए, नाइट्रेट संतुलित हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, कैल्शियम की संख्या 1 है, नाइट्रेट बराबर हो गया। अब कुल देखेंगे कि कुल ऑक्सीजन की संख्या कितना हो रहा है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम इसको 2 से बढ़ा देंगे, इसको हम 2 से बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, ये भी संतुलित हो गया। अब नाइट्रोजन संतुलित, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, वहाँ पर भी 2 है, कैल्शियम 1 है, तो ये अब पूरी तरीके से संतुलित हो गया है। दूसरा है कि NaOH जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया कर रहा है, अर्थात आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इस सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया कर रहा है, और ये आपका बना रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का विलयन प्लस जल। देखिए, तो अब क्या है, अम्ल और क्षार का विक्रिया है। अब यहाँ पर SO4 1 है, H2SO4 1 है, यहाँ पर भी SO4 1 है, ठीक है, SO4 बराबर है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 और 1 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की संख्या हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसकी संख्या जैसे ही हम 2 करेंगे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 करते हैं तो सोडियम की संख्या 2 हो गई, यहाँ पर भी सोडियम की संख्या 2 है, और यहाँ SO4 बराबर है। अब ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित है। सोडियम 2 है, टोटल ऑक्सीजन 4 और 2 6 है, यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 1 है, तो ये संतुलित समीकरण हो गया। अब अगला है C है कि NaCl जो है AgNO3 से विक्रिया करता है और AgCl बनाता है और NaNO3 बनाता है। ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित दिया हुआ है कि आपका NaCl जो है वो AgNO3 से विक्रिया करता है, AgCl है वो NaNO3 से विक्रिया करता है, सोडियम नाइट्रेट है, और ये बनाता है AgCl और NaNO3, AgCl बनाता है। सीधी सी बात है कि सोडियम की भी संयोजकता 1 है, क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है, तो लोग उसी के आधार में अभिक्रिया करेंगे। तो सिल्वर 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम और नाइट्रेट आयन भी 1 है, तो ये समीकरण संतुलित है। अगला है कि BaCl2 H2SO4 और BaSO4 HCl बनाता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का डी नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी नंबर है कि आपका बेरियम क्लोराइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया करता है। बेरियम क्लोराइड जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विक्रिया करता है और ये बनाता है आपका बेरियम सल्फेट और बनाता है HCl। तो अब इसको देखिए, सल्फेट का आयन तो बिल्कुल बराबर है, एक सल्फेट इधर है, एक सल्फेट इधर है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 कर देते हैं। अब वहाँ क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, अब ये पूरी तरीके से संतुलित है। सल्फेट 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट ठीक है, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, आगे संतुलित हो गया। तो ये था सवाल नंबर 6 का प्रश्न संख्या डी। अब अगला है 7 में भी बिल्कुल सेम चीज करना है आपको। अब सारे संतुलित समीकरण हैं तो हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कर रहा है और आपका बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से भी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल। देखिए संतुलित ही करना है सारे में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम 1 है, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर
कैल्शियम एक है। टोटल ऑक्सीजन की हम बात करते हैं 3 और 1 4 है यहाँ पर, यहाँ भी 2 और 2 4 है। कार्बन एक है, हाइड्रोजन 2 है, अर्थात ये संतुलित है, पूरी तरीके से संतुलित है। आप देख सकते हैं कि कैल्शियम एक है, ठीक है, कार्बन की संख्या एक है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, पूरी तरह से संतुलित है समीकरण, ठीक है। तो अगला है हमारा जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। 7th का बी है कि जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। तो अब ये बनाएगा आपका जिंक नाइट्रेट, अर्थात जिंक जो है वो NO3 हो जाएगा, प्लस Ag। तो यहाँ पर Ag अलग हो जाएगा। तो 7 का बी नंबर है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो जिंक नाइट्रेट, तो नाइट्रेट की संख्या इधर 2 है और इधर 1 है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हम 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर दिए, तो नाइट्रेट की संख्या बराबर हो गई। अब यहाँ पर Ag 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हम Ag को 2 कर देंगे, इस Ag को हम यहाँ पर 2 कर देंगे, तो Ag बराबर हो गया। अभी पूरी तरीके से संतुलित है, Zn एक है, NO3 2 हो गया और Ag भी 2 हो गया, ठीक, ये भी संतुलित है। अगला है कि एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और कॉपर बनता है। एल्युमिनियम जो है वो कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, CuCl। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें होती है,